अब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे। न्यायपालिका मतलब जुडिशरी जो हमारी है, जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। इकहरी और एकीकृत का मतलब होता है कि यूनिटरी है। जैसे सेशन कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट के ऊपर होगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर होगा सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब ये एक एक सीरीज में चल के आ रही है, तो यानी एकीकृत है, एक के ऊपर एक है। तो इस तरीके से इसको एकीकृत कहा गया है, जिसमें सर्वोच्च शिखर, यानी ऐसे समझो कि ये नीचे है फिर ऊपर है फिर ऊपर है, एट द टॉप कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो जिसका सर्वोच्च शिखर जो है वो भारत का उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो है वो अभी दिल्ली में स्थित है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियम से संबंधित निर्णय की शक्ति भारतीय संसद के पास है। तो जितनी भी चीज़ें इस पे ली जाती है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे कितने नहीं होंगे, और अदर जो इस पे प्रोसेस होती है, इस पे जो भी डिसीजन लेता है वो कौन लेती है? संसद लेती है। तो हमें याद रखना है कि भारतीय संसद इस पर निर्णय लेती है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान 124 के अंतर्गत हुआ है। तो यह अनुच्छेद याद रखना है कि जो अनुच्छेद है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में दिया गया है, आर्टिकल 124। फिर हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये जो नंबर है ये घटते बढ़ते रहते हैं। ये कभी 30 होते, कभी 33 होते, कभी कुछ होते हैं। तो अभी रिसेंट में 33 जज हैं। तो ये याद रखना है कि इसकी जो संख्या है वो घटती बढ़ती रहती है, और अभी के टाइम में 33 है। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। बाद में इसे बढ़ते दबाव को देखकर इसमें मतलब यही बोला गया है कि धीरे धीरे करके जजेस की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। आगे न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे, जितने भी जज होते हैं, उनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने पर इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष है। तो ये हमें ध्यान देने की बात है कि जो एज लिमिट होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो कितनी है। जो स्टार्टिंग एज है वो डिफाइन नहीं है, कितनी भी हो सकती है, 25 हो सकती है, 35 हो सकती है, 40 हो सकती है। कोई भी एज का बंदा, किसी भी एज का पर्सन जो है वो जज बन सकता है, लेकिन उसकी जो रिटायरमेंट की एज होगी वो 65 होगी। यह हमें ध्यान रखना है कि उसकी एंड डेट दे रखी है लेकिन स्टार्टिंग नहीं दे रखी है। तो ये दोनों चीज़ें देखनी है। न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, और जो अधिकतम सीमा आयु है वो 65 ईयर्स की है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। कल भी हमने पढ़ा था कि कदाचार और असमर्थता, जब हम CAG के बारे में पढ़ रहे थे तब भी मैंने ये बताया था कि जो संसद होती है वो इस पर डिसीजन लेती है कि इसको हटाया कैसे जाए। इसको जो लगाने का काम तो प्रेसिडेंट कर देता है, लेकिन इसको हटाने का कार्य कौन करता है? संसद करती है, जैसे CAG को करती है। तो सेम तरीके से करती है। और ये भी ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरीके दे रखे हैं इसको हटाने के। 2 रीज़न है, या तो कदाचार कर दिया हो या फिर असमर्थता हो। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपये प्रतिमाह ये देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की योग्यता है। योग्यता ज़रूरी होती है, वो भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात तो यही होती है। उसने किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करा होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका, अगर आपको ये जो बोल रहे हैं मुख्य न्यायाधीश बनना है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है, तो हाई कोर्ट या किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा जो कोर्ट्स हैं उसमें आपको न्यायाधीश रहना पड़ेगा। न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, जस्टिस होता है, उस पर या तो रहना पड़ेगा या फिर 2 या 2 अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश की उपाधि संभालनी पड़ेगी। तो ये 5 वर्ष का कम से याद रखना है। या किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधीशों में लगातार 30 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या तो वो जज रहा हो तो वो 5 वर्ष के रहा हो, नहीं तो एडवोकेट जो रहते हैं वो कम से कम इसको 10 वर्ष रहना पड़ेगा। तो जस्ट डबल हो जाता है। आगे, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। एक शर्त ये भी है इसमें
कि या तो वो ये देखेंगे, ये तो जुडिशरी से रिलेटेड है कि उसका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, लेकिन एक शर्त और इसमें जुड़ जाती है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तो ये एक्सेप्शनल केस है, तो ये याद रखना है हमें कि राष्ट्रपति भी इस पे अपना मत दे सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है कि जब जो जज होता है या न्यायाधीश होता है, जस्टिस होता है, वो जब अपनी सीट छोड़ता है तो वो अगली कहीं पे भी कानून या वकालत नहीं कर सकता। तो ये किस लिए किया गया है, ताकि उसको प्रलोभन ना दिया जा सके कि आप एक बार जॉब आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इधर 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 रखेंगे, वो कानून अब कहीं नहीं लड़ेगा एक बार वो चीफ जस्टिस की कुर्सी से उतरता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की जो शपथ होती है, ये याद रखना है कि शपथ कौन दिलाता है इनको, शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित हो चुकी है। तो जो ये मुख्य न्यायाधीश होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, ये प्रेसिडेंट की एक पूर्व स्वीकृति लेगा, अनुमति मांगेगा और दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय पर बैठक बुला सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बैठक होती है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही होती है, लेकिन वो चाहे तो किसी और पे भी बैठ सकता है, मतलब कहीं और जगह पर भी बैठक बुला सकता है, लेकिन ये करने के लिए इसको प्रेसिडेंट से क्या लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आगे इसका क्षेत्राधिकार, मतलब कितना एरिया है इसका। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देखेंगे तो भारत संघ तथा एक या अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद। अब ये बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन कौन से केसेस देखता है। तो सबसे पहला जो वो केस देखेगा वो है कि अगर जैसे यूनियन में और किसी भी स्टेट में कोई विवाद हो जाता है तो वो देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। जैसे हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल के बीच में स्टेट है, उन दोनों के बीच में काफ़ी झड़प होती रहती है कि ये जो डिसीज़न लेता है वो कभी ये नहीं मानता। तो अगर केस को सुलझाना हो तो कौन इसमें मध्यस्थता दिखाएगा, सुप्रीम कोर्ट दिखाएगा। भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्य एक साथ अनेक राज्य, इसका क्या मतलब है कि अभी तो हमने पढ़ा कि जो यूनियन है वो किसी स्टेट के साथ हो, स्टेट के साथ दिक्कत आ रही है, या ऐसा भी हो सकता है यूनियन के साथ स्टेट मिल गए हों और एक तरफ दूसरा कोई स्टेट हो, तो इन दोनों के बीच में कोई दिक्कत आ रही हो, तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता देता है। आगे दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, अब स्टेट और स्टेट के बीच अगर कोई दिक्कत हो जाए, स्टेट और स्टेट के बीच, जैसे जल विवाद नहीं, जैसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते रहते किसी एरिया को लेके, या फिर हम कर्नाटका का देखते हैं और महाराष्ट्र का एरिया है बेलगम करके, तो वो एक वार ऑफ कंटेंशन है, मतलब दोनों में दिक्कतें बनी रहती हैं। तो स्टेट के बीच में अगर कोई दिक्कत है तो उसको भी कौन सुलझाता है, सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद का निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। तो ये याद रखना है, जिसमें कोई तथ्य होता है या विधि होता है उसी का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दूसरा होता है इसका अपीलीय अधिकार, मतलब कौन कौन अपील कर सकता है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो है वो उच्चतम न्यायालय है। सबसे बड़ी जो कोर्ट है इंडिया की वो सुप्रीम कोर्ट है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि स्टेट में जितनी भी हाई कोर्ट है उन सब के अगेंस्ट अगर जाना चाहता है, उसकी सुनवाई करना चाहता है उस केसेस की, तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं, जैसे संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। ये तीनों तरीके के केसेस वहाँ जा सकते हैं। परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, इसका क्या मतलब है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। परामर्श लेना आर्टिकल 143 जो है वो, उसमें हमने पहले भी पढ़ा था जब हम राष्ट्रपति के अधिकार पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा ले सकता है। तो ये हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति का ये अधिकार है, पर वो माने ना माने ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। पुनर्विचार का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत बड़ी पावर है, आर्टिकल 13 में दे रखी है, तो ये हमें ध्यान रखना है।
पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, अनुच्छेद 137 भी इसकी बात करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसने जैसे किसी डिसीज़न पे निर्णय ले लिया है, वो चाहता है कि उसको दोबारा से देखे तो वो दोबारा उस केस को खोल सकता है। जैसे हम बहुत सारे केस देखते हैं, जैसे जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे या हम प्रस्तावना की बात कर रहे थे तो कई सारे केसेस आए थे। जैसे हमने देखा था बेरुवानी केस आया 1960 का। उसके बाद ये जो केस था ये आगे बढ़ा और केशवानंदा भारती केस आया 1973 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक ही केस था उसी को आगे बढ़ा दिया। फिर उसने इसमें बताया गया कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंदा भारती केस में बोला गया कि हाँ इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं अफेक्ट होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही केस को दोबारा खोल के रिव्यू किया और डिसीज़न भी बदला। तो इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी जो है वो एक बार फिर अपना डिसीजन को परिवर्तित करेगी या फिर वो ही रखेगी, वो उसका है। लेकिन वो किसी भी केस को जो वो पहले भी देख चुकी है उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए खोल सकती है। निर्णय पर पुनर्विचार दोबारा कर सकती है, दोबारा वो डिसीजन ले सकती है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है ये, 129। संविधान का अनुच्छेद 129 जो है वो उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय है कि इस न्यायालय के निर्णय पर सब साक्षी रूप में स्वीकार करेंगे और इसी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जैसे किसी चीज़ पे कोई डिसीजन दिया है, उसके अगेंस्ट कोई भी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये जो डिसीजन देता है वो एक तरीके का अभिलेख है जिसका बेस बना के डिसीजन देना है, ना कि इसको चेंज करना। तो जो इसने डिसीजन दिया वो बेस है, उसी के रूप में उसी को साक्षी मानकर अब डिसीजन देगा कोई भी कोर्ट अगर देगा तो ये सुप्रीम है ऐसा मान लो। मौलिक अधिकारों का रक्षक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि आर्टिकल 32 है, ये प्राण कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स का। तो अगर किसी भी पर्सन के साथ उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 से सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट जो है हमारा, हाई कोर्ट के बारे में आप क्या देखेंगे, संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के एक उच्च न्यायालय होगा जो अनुच्छेद 214 में दिया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हर स्टेट का एक उच्च न्यायालय ज़रूर होता है। जैसे यूपी का, एमपी का, हर स्टेट का अपना होगा, लेकिन संसद द्वारा विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों का या संघ का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये आर्टिकल 231 कहता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये इन सब का आदि का है, ये अभी इन सब के मिल गया है अभी तो हाई कोर्ट। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है ये, जैसे ये हमारा इंडिया है, ये कहना चाह रहे हैं कि वैसे तो हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो केरला का जो हाई कोर्ट है वही माना जाता है। यहाँ हम देखेंगे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो वेस्ट बंगाल का जो हाई कोर्ट होगा उसको माना जाएगा। हम देखते हैं कि जो गुवाहाटी असम में जो असम का जो हाई कोर्ट है वो उसके नेबरिंग जो स्टेट्स हैं उनका हाई कोर्ट वहीं पे स्थित है। तो इस तरीके से यहाँ हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में स्थित है। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट एक कहीं अलग इलाके में हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट हो सकता है कि 2 या 2 का स्टेट से एक स्टेट में हो हाई कोर्ट। तो कुल मिला के अभी 23 हाई कोर्ट है हमारे इंडिया में। केंद्र प्रशासित प्रदेशों में केवल दिल्ली का उच्च न्यायालय। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो जैसे पुदुचेरी है, अब पुदुचेरी एक यूटी है, इसका अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन इसका जो हाई कोर्ट माना जाता है वो मद्रास हाई कोर्ट, या फिर तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है वो इसका हाई कोर्ट माना जाता है। जो भी केस हाई कोर्ट में जाते हैं वो पुदुचेरी के तमिलनाडु के हाई कोर्ट में चले जाते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आगे हम पढ़ेंगे प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश, यानी जो मुख्य न्यायाधीश होता है और कई सारे न्यायाधीशों से किया जाता है, और इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति।
ये मत देखना कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा या जजेस होंगे उसकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, सेम अगर हाई कोर्ट भी है तो उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ये बहुत मेन पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना, गवर्नर नहीं करता बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस की नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे हम पढ़ेंगे भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। ये मतलब जो संख्या है वो फिक्स नहीं होती है जजेस की, वो घटती बढ़ती रहती है, जैसे जैसे काम बढ़ता है तो बढ़ जाती है, नई काम होता है तो वो घट जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की योग्यता देखते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए वो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों के अधिवक्ता रहा हो। तो ये याद रखना है हमें, 10 वर्ष बस याद रखो, 10 वर्ष की एडवोकेसी करी हो या न्यायिक पद पर 10 वर्ष के लिए रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसका पद की शपथ दिलवाता है। अब ये हमें याद रखना है कि राज्यपाल जो होता है उसके पद की शपथ दिलवाता है, और जो नियुक्ति पत्र जारी करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझना कि जो शपथ है, यहाँ शपथ की बात हो रही है, तो ये कौन दिलवाता है, गवर्नर दिलवाता है। अब हम थोड़ा सा लोक अदालतों के बारे में भी जानेंगे। लोक अदालत कुछ नहीं होती, लोक अदालत कानूनी विवादों को मैत्रीपूर्ण समझौते से वैधानिक मंच है। विदित द्वारा लोक अदालत, हाँ बस ये समझ लो कि लोक अदालत जो होती है वो लोगों की अदालत होती है। हम भी देखते हैं कि हमारे जो इलाका है उसमें लोक अदालतें लगती रहती है। ये एक ऐसी अदालतें होती है जिसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काट के दोनों जो भी जिनमें विवाद होता है वो दोनों पक्ष एक एक जगह खड़े हो जाते हैं और एक मध्यस्थता कराता है उन दोनों के बीच में। वो चाहता है कि ये जो विवाद है वो आराम से सुलझ जाए, इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटना पड़े, और वो जो निर्णय देता है वो अंतिम होता है। ये अंतिम निर्णय इसलिए होता है ताकि लोक अदालतें एक बर्डन ना बन जाए कोर्ट के ऊपर कि वहाँ से डिसीजन नहीं हो पा रहे तो सीधा अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले जाएंगे। तो इसलिए ये बोल दिया गया है कि लोक अदालत में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ जो निर्णय मिलेगा वो अंतिम निर्णय हो जाता है, उसके लिए आप अलग से अपील नहीं कर सकते। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो लोक अदालतें होती हैं उनका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, वो ऊपर की तरफ नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ नहीं बढ़ते वो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ये याद रखना है कि जो हाई कोर्ट के जजेस की जो उम्र सीमा है वो 65 है, और इनकी जो मिनिमम एज है जैसे सुप्रीम कोर्ट में डिफाइन नहीं है ऐसे इधर भी डिफाइन नहीं है। और ये जो है अपना जो त्यागपत्र होता है वो किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति ही अपॉइंट कर रहा है और राष्ट्रपति निकालता है, ऐसे कह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उसी प्रकार अब अपदस्थ यानी पद से निकाला जाता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निकाला जाता है, जिसमें संसद इन्वॉल्व हो जाती है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वो उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकीलत कर सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हाई कोर्ट का जज है या जजेस है वो उस हाई कोर्ट में अगर वो वहाँ से निकल चुके हैं तो वो दोबारा वहाँ नहीं करेंगे बल्कि किसी और कोर्ट में कर सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन उसी सेम कोर्ट में या सेम वकालत परिसर में नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी, ये हो गया। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो न्यायाधीशों उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की संख्या का ऊपर नीचे होता है वो राष्ट्रपति करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाता घटाता कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो जो उच्च न्यायालय के जो जजेस होते हैं उनको ये कर सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जैसे बहुत सारा काम बढ़ जाता है, जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई केस आता है या जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादा जजेस रिटायर हो गए हैं और जो संख्या है सुप्रीम कोर्ट में वो काफ़ी कम रह गई है, तो जो प्रेसिडेंट होता है विद द हेल्प ऑफ सीजीआई की परमिशन से ये दोनों मिलके एक हाई कोर्ट के जज को लेते हैं और अपॉइंट कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में।
तो जब तक वो रिक्ति नहीं भरती या फिर नया न्यायाधीश या जजेस नहीं आते तब तक हाई कोर्ट का जज ही वहाँ काम करता रहता है, और जैसे ही वहाँ पूर्ति हो जाती है वो अपने हाई कोर्ट दोबारा पहुँच जाता है। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में काम करता है तब तक उसे वही धनराशि और वही सुविधा मिलती है जो वहाँ के जजेस को मिलती है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय का सिर्फ ये मतलब है कि वो जो डिसीज़न देगा वो उस स्टेट के जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उसमें मान्य होगा, उसी को आधार रख के उनको निर्णय देना है। इसका निर्णय आधारित माने और तथा आधार लेके निर्णय ले। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे जगह कर सकता है। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो CGI है और प्रेसिडेंट जो होता है वो CGI की एडवाइस लेता है और किसी भी हाई कोर्ट के जज उसको कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये डिसीज़न किसका होता है? सिर्फ CGI का। प्रेसिडेंट तो सिर्फ रबर स्टैम्प है, वो सिर्फ स्टैम्प मानने का काम करता है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखने की हो गई कि जितने भी जुडिशरी के जितने भी डिसीज़न होते हैं उसमें संसद का कहीं कोई रोल नहीं होता। संसद जजेस को हटाता निकालता ज़रूर है, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी प्रोसेस में, उसकी दिनचर्या में कभी इंटरफेयर नहीं करता। अगर किसी को इधर से उधर करना भी है तो CGI उसमें मेन पार्ट निभाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो लेजिस्लेटिव है वो जुडिशरी से बिल्कुल अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी कार्यपालिका है और विधायिका है उसका जुडिशरी से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी ये जो हाई कोर्ट्स के बारे में दिया गया है, बस इतना ध्यान रखना है जिनका जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट है। कलकत्ता हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप के समूह का हाई कोर्ट यहाँ पे है, तो ये ध्यान रखना है हमें बहुत ज़्यादा। बम्बई में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, इनका हाई कोर्ट कहाँ पे है? बम्बई में। ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो मद्रास हाई कोर्ट है या फिर तमिलनाडु हाई कोर्ट जो है वो तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों के केस देखता है। यहाँ देखो गुवाहाटी, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, इनमें से अभी हाई कोर्ट मिल चुके हैं, तो इन सबको नहीं लेना है, इनके खुद के हाई कोर्ट बन चुके हैं। इसलिए बोला कि 23 हाई कोर्ट हो चुके हैं अब। राजस्थान का देख लो। अब देखो यहाँ पे केरल के पास केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। यहाँ देखो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा में पड़ता है। तो इस तरीके से एक ही स्टेट के हाई कोर्ट में 2-3 स्टेट आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब उच्चतम न्यायालय के अधिकार देखो। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छापत्र, तलाक, विवाह, कंपनी, न्यायालय की अवमानना तथा अन्य राजस्व संबंधी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश, विशेष बंदी, परीक्षण, परामर्श, ये सब पढ़ लेना। अपीलीय क्षेत्र अधिकार का मतलब होता है अपील कहाँ से कर सकते हैं? फौजदारी मामले कर सकते हैं, उस स्टेट के फौजदारी मामले, दीवानी मामले कर सकते हैं। पेटेंट और डिज़ाइन, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन, संरक्षण आदि मामलों में अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय मुकदमों का हस्तांतरण। उच्च न्यायालयों में मुकदमा कैसे जाता है? यदि किसी उच्च न्यायालय में कोई ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन है वह विधि के अनुसार किसी ऐसा हो सकता है कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनमें ऐसा लगता है कि वो सही से डिसीज़न नहीं ले पा रहे, या कोई संवैधानिक रूप से कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न है, तो वो क्या करता है, वो मामला हाई कोर्ट में चला जाता है। या फिर किसी को डेथ पेनल्टी, सेशन कोर्ट जो होता है या लोअर कोर्ट्स जो होते हैं, इवन जो हाई कोर्ट होता है ये भी डेथ पेनल्टी नहीं देता है। जैसे ही डेथ पेनल्टी अगर आपने दी है किसी को तो वो तुरंत के तुरंत जो केस होता है वो अपर हाई कोर्ट में चला जाता है। जैसे सेशन कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी, वो डेथ पेनल्टी वहीं रुक जाएगी, डेथ पेनल्टी का जो केस है वो सीधा हाई कोर्ट में चला जाएगा। अब हाई कोर्ट डिसीजन लेगा कि उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी भी या नहीं, तो ये ध्यान रखना है। तो कुछ कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनका सीधा तौर पे वो दूसरे हाई कोर्ट में, दूसरे कोर्ट्स में चला जाता है मामला। प्रशासकीय अधिकार अगर हम देखें, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति, तो और ये भी ध्यान रखना है कि जो जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसका हाई कोर्ट पे फ़र्क पड़ता है।
ऐसे ही हाई कोर्ट के अंडर सेशन कोर्ट आते हैं। सेशन कोर्ट के जितने भी, सेशन कोर्ट हो गया, मेट्रोपॉलिटन हो गया, ये सब जो कोर्ट्स होते हैं जो हाई कोर्ट से नीचे होते हैं, मतलब सारे ही लोअर कोर्ट जो होंगे उन सब में जो जजिंग होगी या जजेस का अपॉइंटमेंट होगा या इनका ट्रांसफ़र होगा या इनका रिमूवल होगा, इन सब का डिसीज़न हाई कोर्ट के जजेस के, हाई कोर्ट का जो जज होता है उसी के सापेक्ष में लिया जाता है। वो उसको इन्वॉल्व किया जाता है उस डिसीजन मेकिंग में। अब बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका से हमारा तात्पर्य है राज्यपाल और जो हमारा मंत्रिमंडल होता है। राज्यपाल का मतलब होता है गवर्नर जो है हमारा। संविधान के भाग 6 याद रखना है, कौन सा भाग है, भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है और ये प्रावधान जम्मू कश्मीर अब इन्वॉल्व हो गया है, तो ये नहीं पढ़ना है। राज्य की कार्यपालिका प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नर होता है वो हेड होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, ये हमें ध्यान रखना है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होगा, लेकिन एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का नियुक्ति की जा सकती है। ये हमें ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट का एक ही गवर्नर हो, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का भी एक गवर्नर हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि तमिलनाडु का जो गवर्नर है वही गवर्नर पुदुचेरी का भी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अलग भी हो सकता है, लेकिन अभी के टाइम पे रिसेंट हम देखें तो एक ही गवर्नर काम करते हैं। ऐसे बहुत जगह होता है कि एक ही को 2-3 स्टेट्स दे देते हैं, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता ना गवर्नर को, तो बस देखा जाए तो काम भी है, लेकिन इसका मेनली काम वही है कि जो भी मंत्री परिषद जो भी डिसीजन ले उस पर बस हाँ हाँ करना है और तो कुछ करना नहीं है। राज्यपाल की योग्यता समझो अब क्या क्या चाहिए। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, ये हमने देख लिया। 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, यह हमने उसमें भी देखा था, प्रेसिडेंट जब हम पढ़ रहे थे। ये बिल्कुल प्रेसिडेंट से कंपेयर करना, दोनों सेम है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अंतर तो रहता ही है। 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ का पद ना हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। याद रखना, राज्य विधानसभा, विधान परिषद नहीं बोला, 2 होते हैं, एक विधान सभा होती है, एक विधान परिषद होती है, एक विधान परिषद होती है। ये जो विधान सभा होती है वो सभा होती है जिसमें लोगों द्वारा चुन के लोग जाते हैं, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इसको। जबकि विधान परिषद में विधानसभा से चुने हुए लोग जाते हैं, ये चुन के भेजते परिषद में, और ये केवल 7 राज्यों में है, और वैसे भी हर जगह नहीं मिलती है परिषद। नॉर्मली विधानसभा ही होती है ज़्यादातर स्टेट्स में, जैसे यूपी हो गया, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल या परिषद है, लेकिन हर एक स्टेट में परिषद नहीं है, लेकिन विधानसभा सभी स्टेट्स में है। तो हमें याद रखना है, जैसे राष्ट्रपति था उसको लोकसभा की सारी योग्यता चाहिए होती थी, ऐसी ही जो गवर्नर होता है उसे विधानसभा का सदस्य होने जाने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसा होगा ये। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये याद रखना कि जो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। कितने वर्षों के लिए अपॉइंट करता है, तो 5 वर्ष की अवधि के लिए उनको अपॉइंट कर देता है। राज्यपाल का वेतन रहने दो, यदि 2 या 2 से अधिक अगर जो गवर्नर होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट संभाल रहा है, तो उसकी जैसे सैलरी हम मान लेते हैं कि गवर्नर की अगर एक स्टेट संभालेगा तो 10 रुपये है। अगर गवर्नर जैसे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट संभाल रहा है तो 10 और 10 20 होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो प्रेसिडेंट होता है वो इस पर डिसीजन लेता है कि अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट संभाल रहा है तो उस टाइम उसको कितना वेतन दिया जाए, किस अनुपात में दिया जाए, ये पूरा सोल डिसीजन राष्ट्रपति निर्धारित करता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। तो याद रखना कि जो गवर्नर होता है वो शपथ कौन दिलवाता है उसको, तो मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। जबकि अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। अब एक चीज़ और है, जो प्रेसिडेंट होता है ना, चलो ये बाद में बताएंगे। राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ तथा विशेष अधिकार, अब वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। राज्यपाल की
पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती। जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता जारी। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य से संबंध में कोई सिविल कार्रवाई नहीं की जा सकती और उसे 2 मई का पूर्व सूचना और देनी पड़ती है। ये बहुत एक तरह से इम्यूनिटी है ये इन पोस्ट के लिए। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, जैसे ये हमारा गवर्नर है, तो गवर्नर क्या करेगा, जो हमारा गवर्नर होता है, जो हमारा गवर्नर होता है वो क्या करता है, जैसे वो अपनी सीट पे बैठा हुआ है, अभी के टाइम पे सीट के टाइम पे बैठा हुआ है, और ऐसा होता है कि इसके खिलाफ जब वो सीट पे बैठा हुआ है तो न्यायालय में ऐसी कोई रिपोर्ट आती है कि उसने ऐसा कर दिया, कोई लॉ पास कर दिया या कुछ कर दिया, ऐसा कोई भी काम न्याय मतलब इसका और जुडिशरी का अब कोई लेना देना नहीं है, ये कुछ करता रहे, जुडिशरी में इसके खिलाफ केस जा ही नहीं सकता। और अगर ये पद ग्रहण कर चुका है तो इसके जब इसने पद ग्रहण किया, जैसे मंडे को किया, तो उसके ये ध्यान रखना है कि उसके पद ग्रहण करने से पूर्व और पश्चात इसकी कोई भी सिविल जो इंक्वायरी है वो नहीं बैठाई जा सकती, सिविल इंक्वायरी नहीं बैठाई जा सकती 2 मंथ तक, 2 महीने तक। जब ये पद पे बैठने वाला उससे 2 महीने पहले और उससे 2 महीने बाद। ये बस हमें समझना है कि जब गवर्नर अपनी सीट पे बैठता है तो उस पर कोई भी जुडिशरी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब ये ना इधर सिविल कार्रवाई लिखा है, सिर्फ सिविल कार्रवाई। एक होता है सिविल इंक्वायरी, एक होती है क्रिमिनल इंक्वायरी। क्रिमिनल होती है किसी के साथ मौत कर दी, किसी का जान चली गई, तो ऐसे में क्रिमिनल इंक्वायरी बैठती है। सिविल इंक्वायरी वो होती है जो कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है, एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिलेटेड होती है। तो कोई भी सिविल कार्रवाई इस पे नहीं की जा सकती, क्रिमिनल की जा सकती है, ये अंतर है। सिविल नहीं की जा सकती, क्रिमिनल की जा सकती है। सिविल क्यों बोला कि इस पे नहीं की जा सकती, उसका एक रीज़न है कि जो भी डिसीज़न होते हैं, मेनली जो डिसीज़न होते हैं वो सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद के होते हैं। ये तो सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह काम करता है, देखा जाए तो ये डिसीज़न भी नहीं लेता है। अगर इसको ज़्यादा ही, अगर गवर्नर को ज़्यादा ही ऐसा होता है कि हाँ कुछ बहुत ही ऐसा काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेसिडेंट को भेज देगा या फिर उस बिल को लटका देगा, उससे ज़्यादा ये कुछ कर नहीं सकता। देखा जाए तो इसके पास कोई पावर नहीं है, तो इस पे क्यों ही फिर केस हो जब ये कुछ कर ही नहीं रहा। तो ये सिर्फ बीच का मीडिएटर है, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। तो इसीलिए इन पे कोई भी सिविल कार्रवाई नहीं होती 2 महीने से पहले या पूर्व में, और कोई भी इस पे ना गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकता जब तक ये पद पर है। कार्यपालिका संबंधी कार्य हम इसके देख लेते हैं। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह कि जो भी कार्य होते हैं गवर्नमेंट के वो प्रेसिडेंट के वहाँ नाम पे किए जाते हैं या राज्यपाल के नाम पे किए जा सकते हैं, करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों का नियुक्ति करता है। तो हम ये प्रेसिडेंट में भी देख के आ चुके हैं कि जो सीएम होता है उसको तो ये अपॉइंट कर देता है, और जो उसके मंत्रिपरिषद होते हैं उसको सीएम की सलाह पर नियुक्ति करता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे प्रेसिडेंट करता है और उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारी जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक से या इन सब का अपॉइंटमेंट करता है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है पूरे स्टेट में उन सब की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, गवर्नर करता है। राज्यपाल का ये अधिकार है कि राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री को सूचना प्रदान करे। जो राज्यपाल है उसका ये अधिकार होता है कि वो राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री को बुला सकता है और उससे पूछ सकता है हाँ राज्य में क्या चल रहा है, इसके बारे में क्या खबर है, ये वो करके। जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार ना चलाया जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति में से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाने की कार्रवाई कर सकता है। ये बहुत ही डेरोगेटरी एक पावर है इसके पास। जो राज्यपाल है, राज्यपाल की ये स्वतः से कुछ तो पावर ऐसी होती हैं राज्यपाल के पास जो कि उसको मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करना पड़ता है, लेकिन कुछ ना इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है स्वतः जो वो यूज़ कर सकता है। इसमें मंत्रिपरिषद कुछ नहीं कर सकता, मंत्रिपरिषद इसको कोई सलाह वाला नहीं देता। उसमें से एक जो है वो है
प्रेसिडेंट रूल लगाने की पावर, जब इसको लगेगा कि जो राज्य है वो संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा, तुरंत ये प्रेसिडेंट को बोलेगा कि राज्य बहुत ख़राब चल रहा है और इसमें प्रेसिडेंट रूल लगा दो। जो हमने पढ़ा था 156 के अंदर आर्टिकल 1 इमरजेंसी जो थी, उसमें आर्टिकल 156 जो था प्रेसिडेंट रूल का, तुरंत ये दे देता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो। तो ये इसके डिस्क्रिशनरी पावर है, ये चाहे तो कभी भी लगा सकता है। इसलिए गवर्नर की जो पोस्ट है वो बहुत सवालों में रहती है। जब कुछ समझ नहीं आता तुरंत गवर्नर बोलता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे सेंटर में सरकार बीजेपी की है, गवर्नर भी जो है वो बीजेपी का है, लेकिन जो सरकार चल रही है वो कांग्रेस की चल रही है। तो ये क्या करता है, ये जो बिल पास करते हैं तो गवर्नर कभी कभी इस पे असेंट नहीं देगा, उसकी मर्जी है, क्योंकि इसके असेंट के बिना तो काम होगा नहीं, ये लटका के रखेगा बिल को, बिल रखे रखे फेल हो जाता है। तो ये एक मामला बहुत ज़ोर का होता है कि ये असेंट ही नहीं देता है, बिलों पे रखे रखता है उनको बहुत टाइम तक, तो काम नहीं हो पाता, क्योंकि बिल पे जब तक साइन नहीं होंगे तब तक काम नहीं चल पाएगा। और ये एक तरीक़े का एजेंट होता है सेंटर का, क्योंकि सेंटर ही नियुक्ति करती है सारे गवर्नर्स की। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है गवर्नर की पोस्ट का। दूसरा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी कुछ मिस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है स्टेट में, तुरंत ये प्रेसिडेंट रूल का भेज देता है ऊपर कि ये नहीं हो पा रहा, आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो। जैसे हम ये चीज़ ना दिल्ली में बहुत देखते हैं। दिल्ली में क्या, ज़्यादातर स्टेट्स में हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसको गवर्नर को ही अलग अलग नामों से बुलाते हैं यूटीज़ में। तो उसमें जो दिल्ली का है लेफ्टिनेंट गवर्नर, और अरविंद केजरीवाल के टाइम पे देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में होता है। ये क्या करता है, एसेंट ही नहीं देता बिल्स को, और प्रेसिडेंट रूल लगाने की भी मांग करता है, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो कभी कभी ना इस पावर की बहुत ज़्यादा इसको मिसयूज़ किया जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो इस पे कई सारी कमिटीज़ भी बैठी हैं ताकि गवर्नर का जो रोल है उसको नियंत्रण में लाया जा सके। तो ये जो राष्ट्रपति शासन लगाने की जो सिफारिश होती है ना, ये इसकी खुद की पर्सनल पावर है ये इसके पास, ये इसमें इसको मंत्रिपरिषद की कोई ज़रूरत नहीं होती बताने के लिए। जैसे समझो कि क्लास का मॉनिटर है, उसको ज़रूरत नहीं है, सीधा क्लास टीचर से जाके कंप्लेन कर देगा वो अगर करना होगा तो उसको। तो ऐसा ही राष्ट्रपति शासन होता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। तो यह हमने पहले भी देखा था कि जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्रपति खुद अपने अंडर ले लेता है पूरा राज्य की पावर को। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति होता है और उपकुलपतियों को भी नियुक्त करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो कुलपति चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्टेट में, उनका कुलपति गवर्नर होता है और उपकुलपति की ये नियुक्ति करता है। तो हमें ये ध्यान, ये कुलपति वाला है, ये बहुत सारी कमेटीज़ ये रिकमेंड करती हैं कि इसको जो कुलपति की ये जो उपाधि है इसको नहीं देनी चाहिए। इवन राज्यपाल को इस उपाधि से हटा देना चाहिए, क्योंकि उसके पास वैसे इतना वर्कलोड है और ये बेमतलब की ही चीज़ है। अब हम समझेंगे विधायी अधिकार। विधायी अधिकार मतलब जो उसके विधानसभा से रिलेटेड जितनी पावर्स हैं। सबसे पहले राज्यपाल विधानसभा का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का मतलब है ये अंग होते हुए भी अंग नहीं है, या हम कह सकते हैं ये अंग नहीं है फिर भी अंग है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जो हमारी विधानसभा है वो कोई भी कानून, कोई भी बिल बना ले, वो एक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक गवर्नर के साइन नहीं हो जाएंगे। तो ये एक अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रवाहन है। इसका क्या मतलब है कि हर साल का शुरू होना और हर 5 साल में जब सरकार बनती है तो भाषण देने का कार्य जो होता है वो इसी का होता है। वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमारी जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद, जिन भी स्टेट्स में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, केवल 7 स्टेट ऐसे हैं हमारे पूरे इंडिया में जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं। उन लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1/6 जो हिस्सा है सदस्यों का, वो कौन नियुक्त करता है? गवर्नर करता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर होते हैं वो कितने कितने होते हैं।
तो ये देखना है। तो अभी जैसे आंध्र प्रदेश में एक है सरकार, एक विधान परिषद है, फिर हम देखते हैं कि बिहार में है, फिर हम देखते हैं कि कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और यूपी में है, और हम एक देखते हैं कि JNK में भी है। तो इस तरीके से ये हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ इन 7 प्रदेशों में है। अच्छा है, याद कर ले तो ज़रूरी भी है याद करना। तो विधान परिषद केवल 7 राज्यों में है। तो इन विधान परिषदों में जो 1/6 जो हिस्सा होता है सदस्यों का, वो कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से नॉमिनेट करता है, जो उसे ठीक लगता है। कला क्षेत्र में, समाज सेवा में, सरकारी आंदोलन के जो लोग होते हैं उनको वो नॉमिनेट कर देता है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद को राज्यपाल, तो हमें ये याद रखना है, जैसे प्रेसिडेंट था, जब हम कल पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट और स्पीकर की जो पावर्स हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि अगर चुनाव से रिलेटेड कोई भी योग्यता अयोग्यता की सवाल आएगा तो प्रेसिडेंट उस पर अपना मत देता है इलेक्शन कमीशन से डिस्कस करके। ऐसे ही अगर चुनाव स्टेट में हो रहा है तो उसका जो डिसीजन है वो गवर्नर देता है, और वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उसे डिस्कस करके अपना डिसीजन दे देता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना अधिनियम नहीं बनता। तो ये हमने पहले ही बता दिया कि जो बिल होता है वो एक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक कि गवर्नर के साइन नहीं हो जाते। यदि विधानसभा में ये अब प्रावधान खत्म हो चुका है एंग्लो इंडियंस का। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2020 में, जिसमें जो एंग्लो इंडियंस है उनका अब रिप्रेजेंटेटिव किसी भी संसदीय विधानसभा में नहीं है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता, ये वाली ऑर्डिनेंस पावर पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। जो ऑर्डिनेंस पावर क्या होती है? ऑर्डिनेंस पावर का मतलब होता है जब दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन रूलिंग नहीं होता और सुचारू रूप से कोई भी कानून पास करना होता है तो राज्यपाल स्वतः ही दूसरे हाउस की पावर ले लेता है और साइन वाइन कर देता है। लेकिन जब दूसरा जो सदन होता है वो पावर में आता है तो 6 सप्ताह के अंदर उसे डिसीजन लेना पड़ता है कि गवर्नर ने जो काम किया है, जो साइन किया है, वो कानून ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक है तो वो आगे सुचारू रूप से चलता रहता है, अगर वो नहीं उनको ठीक लगता तो वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। और लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि उसके अंतर्गत किए गए सारे काम भले अगर वो ख़त्म भी हो गया है, लेकिन उससे पहले जब तक वो रूल में था और उस टाइम पे कुछ ऐसा मैटर हुआ है कि उसके जितने भी रूल हैं वो ग्राउंड पे आ गए हैं तो वो निरस्त नहीं होते, वो जारी रहते हैं। तो बस इतना याद रखना है कि ऑर्डिनेंस की पावर राज्यपाल के पास है और 6 सप्ताह के अंदर इनको डिसीजन देना पड़ता है। वित्तीय अधिकार देखो। वित्तीय अधिकार का मतलब होता है कि विधानमंडल जो होता है वो वित्तीय प्रत्येक वित्त वर्ष का मतलब हर साल जब शुरू होता है तो उसका जो भाषण होता है वो पहला भाषण गवर्नर का ही होता है। विधानसभा में धन व्यय राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। सेम जैसे प्रेसिडेंट होता है, जो भी हमारा मनी बिल होता है वो बिना प्रेसिडेंट के या गवर्नर की सहमति के संसद में आ ही नहीं सकता, या फिर विधानसभा में, या विधानसभा यूज़ करना है। ऐसी कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता है उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक कार्यपाल इसको संस्तुति ना कर दे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जितना भी कंसोलिडेटेड फंड होता है, जितना भी हमारे पास जैसे बजट का भी जो फंड होता है वगैरह जो होता है, उसमें जब तक राज्यपाल पहले से वो नहीं दे देगा, साइन नहीं दे देगा अपने, तब तक उसमें से पैसा नहीं निकाला जा सकता। राज्यपाल की आज्ञा के बिना अनुदान को किसी आज्ञा के विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। तो ये याद रखना है कि जो भी मनी मैटर है तो वो खर्च तभी होगा जब गवर्नर की परमिशन होगी। राज्यपाल धन विधेयक के अधिकार किस विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। ये याद रखना बिल्कुल बहुत अच्छे से। आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 कह रही हूँ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1978 का। तो ये हम याद रखना, इसका मैं मतलब बता देती हूँ। ये प्रेसिडेंट पे भी लागू होता है, ये गवर्नर पे भी लागू हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे एक बिल है, वो जैसे प्रेसिडेंट हो गया, ये गवर्नर हो गया, ये दोनों बैठे हुए हैं, ऐसे ही समझो ये बैठे हुए हैं।
जो लोकसभा है या राज्यसभा है उन्होंने एक बिल भेजा इनको, और इन्होंने क्या किया, उस बिल को पढ़ा अपना। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो भी हमारी संसद थी इसको दोबारा ये बिल भेजा। इन्होंने बोला कि देखो ये वाली चीज़ें हैं जो हमें ठीक नहीं लग रही इस बिल में, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप देख लो अगर कुछ कर सकते हो तो इन पे काम करना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, भेज देंगे वापस। अब लोकसभा और ये संसद बैठी हुई है और यहाँ पे विधानसभा बैठी हुई है। अब ये क्या करेंगे, दोबारा उस बिल को एक बार रिव्यू कर लेंगे। अगर इनको लगेगा कि हाँ ठीक है कर लेते हैं तो ठीक है। अगर इनको लगता है कि नहीं, और ये क्या करते हैं, दोबारा बिल भेज देते हैं इसके पास, प्रेसिडेंट के पास और ये गवर्नर के पास। तो अगर इन्होंने दोबारा बिल भेज दिया तो इन दोनों को असेंट देना ही पड़ेगा, अनुमति देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये लोगों द्वारा चुने गए हैं और इनका डिसीजन फाइनल होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक बार के लिए दोबारा भेज सकते हैं कि आप एक बार इस बिल को दोबारा देख लो। लेकिन अगर उन्होंने एक बार दोबारा बिल गया विधानसभा या संसद में और वहाँ से वापस आ जाता है तो इनको असेंट देना पड़ेगा कि हमने देख लिया, आप बस इसको असेंट दे दो इस पर। तो ये वाली बात है। अब हम पढ़ेंगे न्यायिक अधिकार। न्यायिक अधिकार का मतलब होता है जो न्यायालय से रिलेटेड जितनी भी पावर्स हैं इनके पास। राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए हैं, किसी व्यक्ति को दंड को दमा उसके परिलंबन विराम या परिहार करने पर अथवा दंड, बस इतना समझो कि जो गवर्नर है वो, जैसे बस गवर्नर और प्रेसिडेंट में एक अंतर है। इसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट में क्या अंतर है, जैसे कोई पर्सन है, ये जो पर्सन है ये इसकी डेथ पेनल्टी तक माफ़ कर सकता है। अगर किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी मिल गई है, मृत्यु दंड मिल गया है, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उस मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकता है। लेकिन गवर्नर के पास बस ये डेथ पेनल्टी वाली पावर नहीं होती है। वो अगर राज्य में कोई भी हो उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, उसकी सज़ा को छोटा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो उस डेथ पेनल्टी को माफ़ नहीं कर सकता। डेथ पेनल्टी अगर दे दी तो दे दी, उसमें गवर्नर कुछ नहीं कर सकता, वो सीधा प्रेसिडेंट के पास चली जाती है अगर प्रेसिडेंट के पास जाना हो तो इस तरीके से हमने देखा कि ये पावर होती है। बस वो किसी की सज़ा कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है। डेथ पेनल्टी है तो डेथ पेनल्टी पे बस वो कुछ नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन सारी सेम पावर होती है प्रेसिडेंट की और गवर्नर की। राज्यपाल की स्थिति, यदि हम राज्यपाल की उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय प्रशासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये याद रखना है, जैसे जो वहाँ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है और उसकी जो काउंसिल है वो पूरी तरीके से लोकसभा पे उत्तरदायी है, ऐसी जो मंत्री परिषद विधानमंडल है वो पूरी मंत्री परिषद है स्टेट का, वो विधानमंडल या फिर विधानसभा पे उत्तरदायी होता है। अतः वास्तविक जो शक्तियाँ मंत्री परिषद को प्राप्त होती है, ना कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में इसे इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट में ये भी अंतर है कि जो प्रेसिडेंट है ये सारी जो जितने भी डिसीज़न इसके होते हैं वो सब पीएम और उसकी कैबिनेट पे ही डिपेंड करते हैं। अगर पीएम और कैबिनेट ने बोला कि हाँ तो वो बोलेगा हाँ, अगर इसने बोला ना तो वो बोलेगा ना। लेकिन गवर्नर के पास भी यही है कि वो हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना। लेकिन इसके पास एक मेजर पावर है, वो है इच्छा शक्ति, इच्छा अनुसार को बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब है जब ये मंत्री परिषद की सुनेगा नहीं, ये वो करेगा जो इसको करना है। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है जो गवर्नर के पास है। जैसे ये बार बार प्रेसिडेंट रूल लगा देता है या जो बिल होते हैं उन पे असेंट नहीं देता। अगर इसको ज़्यादा बिल का चक्कर पड़ता है तो ये सीधा उस बिल को उठा के प्रेसिडेंट को भेज देता है। अब प्रेसिडेंट डिसीजन ले ना ले इसको कोई मतलब नहीं, वो भेज देता है प्रेसिडेंट के पास। तो ये कुछ शक्तियाँ हैं जो गवर्नर के पास इसकी इच्छा अनुसार है, ये मन चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। अब ये समझो कि हमारे यहाँ जो गवर्नर होते हैं उसके कई सारे नाम हैं, जैसे उन नामों को भी अगर याद कर ले तो अच्छा है। जैसे हम देखेंगे
कि जो दिल्ली है, जैसे हमने दिल्ली का पढ़ा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं उसको, और ऐसी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये जो सारी यूटियाँ हैं उनमें चलो फिर ठीक है। तो इस तरीके से हमें वो अगर नाम भी याद कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे उपराज्यपाल, उपराज्यपाल का मतलब होता है उपराज्यपाल का है, दिल्ली में है। अब हम पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद जो है वो विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत अथवा उपस्थित 2/3 अब ये बताया कि ये जो विधान परिषद है ये बनती कैसे है। तो क्या होता है कि विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो विधान परिषद होती है वो बनती कैसे है। विधान परिषद जब बनेगी तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब विधान सभा जो होगी, विधानसभा में जितने भी उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनका बहुमत रहेगा। मतलब जैसे 500 सीटें हैं, अलग अलग सीटें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें विधानसभा की, कोई निश्चित तो है नहीं। तो इसलिए जैसे आप मान लो कि 200 सीटें हैं, 200 जैसे 180 पर्सन आए जो कि उपस्थित हैं, और इन उपस्थित बंदों में से 2/3 ने वोट दे दिया कि हाँ एक विधान परिषद होनी चाहिए राज्य में। तो इस तरीके से जो विधान परिषद होती है वो विधानसभा बना सकती है अब बहुमत देके। तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। वर्तमान में केवल 7 राज्य हैं जिनके पास अपनी विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर है, ये यूटी है। महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इनमें है। पहले केवल 5 राज्यों में थी, फिर ये बढ़ गई, फिर घट गई, ऐसे करके ये चलती रही हैं। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश सबसे पहले जो आई वो आंध्र प्रदेश में थी, लेकिन वो विलोप हो गया, फिर वेस्ट बंगाल की आई, फिर ऐसे ऐसे करके बनती बिगड़ती रही हैं। विधान परिषद में कुल संख्या जो होती है उन राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विधान परिषद है, जो भी विधान परिषद बनती है उसमें जो मेंबर्स की संख्या होगी वो विधानसभा की जितनी भी मेंबर की संख्या हो उसके 1/3 ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे अगर 300 सीटें हैं विधानसभा में तो केवल 1/3 यानी कि 100 सीटें ही हो सकती है विधान परिषद में, या तो इतनी हो सकती है या इससे कम हो सकती है। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या और 40 से कम नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें कम है। तो ये वाली ध्यान देने वाली बात है। तो हम ये समझते हैं कि मैक्स टू मैक्स मिनिमम 40 हो सकती है, और मैक्स टू मैक्स कितनी होती है 1/3 जितनी भी विधानसभा की सीट है उसका। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कुल संख्या 20 से कम नहीं हो सकती। एक्सेप्शन है अभी। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष की होनी चाहिए। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसको बिल्कुल राज्यसभा की तरह समझो। राज्यसभा में भी हर किसी का कार्यकाल कितने का था, 6 वर्ष का था। हर 2 साल में लोग निकलते रहते थे, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 जो सदस्य है वो अवकाश ग्रहण करते। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आगे विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य अब कैसे कैसे कहाँ से निर्वाचन होते हैं ये विधान परिषद में, ये हमें ध्यान देना है। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्था एवं निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो 1/3 जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के वो कहाँ से निकलते हैं, राज्य के स्थानीय स्थायी स्वशासी स्थानीय निर्वाचन मंडल से निकलते हैं। दूसरा 1/3 जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं।
तो ये ध्यान रखना है, 1/3 यहाँ से हो गए, 1/3 यहाँ से हो गए। 1/12वां हिस्सा स्नातक द्वारा होता है, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं वो भी वोट करते हैं विधान परिषद के मेंबर्स के लिए, जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष की पूर्ण स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। और 1/12 सदस्य जो होते हैं अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो 1/12 यहाँ से हो गए और 1/12 यहाँ से हो गए, जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष से माध्यमिक पाठशाला अथवा उनकी उच्च शिक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हो। और 1/6 भाग जो होता है वो गवर्नर अपॉइंट करता है। तो इस तरीके से जो विधान परिषद होती है वो मिलके बनती है। तो देखो 1/3 + 1/3 + 1/12 + 1/12 + 1/6 कितना बैठा, ये हो गया 3, 2 और ये हो गया 2/12 यानी 1/6 + 1/6, तो ये हो गया 2/6, तो ये हो गया 1/3, तो 3/3, तो ये हो गया 1 के बराबर। तो ये देखना है। तो इस तरीके से होता है, 1/3 एक हिस्सा होता है, फिर 1/3 एक हिस्सा होता है, फिर 1/12 एक हिस्सा होता है, फिर 1/12 एक हिस्सा होता है, 1/6 एक हिस्सा होता है। 1/6 जो हिस्सा होता है वो गवर्नर अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है। 1/12 हिस्सा जो टीचर्स होते हैं, जो माध्यमिक शिक्षा और उससे ऊंचे जो शिक्षा दे रहे होते हैं वो निर्वाचित करते हैं। 1/12 सदस्य जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं वो करते हैं। 1/3 विधानसभा करती है अपनी तरफ से, और 1/3 जो स्थानीय स्वशासी निर्वाचन मंडल होता है वो करता है। तो इस तरीके से ये लोग निर्वाचित करके बैठते हैं। और ये पूरी जो कुल संख्या है ये 1/3 के बराबर होती है विधानसभा के जितने भी सदस्य उससे, और 40 से ज़्यादा होते हैं। ये हम देख चुके हैं। चलो, विधान परिषद को किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल संख्याओं की यानी कोरम की बात की गई है। 1/10वां हिस्सा ही होता है। जब भी कोरम वर्ड लिखा आ जाए तो 1/10वां हिस्सा ही मानो। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति और उपसभापति चुनते हैं। बिल्कुल सही है, सभापति और उपसभापति अपने ही मेंबर्स में से चुन लेते हैं ये लोग। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्वाचन वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर और उपसभापति बहुमत प्राप्त करके, ये ठीक है। बस ये याद रखना है कि जो सभापति होगा वहाँ सभापति कौन था, वाइस प्रेसिडेंट था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सभापति और उपसभापति दोनों ही उसी विधान परिषद में से ही होते हैं। ये इसको त्यागपत्र देता है, ये इसको त्यागपत्र देता है। अगर इन पे कोई भी इंक्वायरी होती है तो 14 दिन का पहले इनको नोटिस देना पड़ता है। बस इसमें ये लिखा हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है। विधानसभा आप ये थोड़ा सा देख लो कि जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की विधान सभा में 60 सीटें, लेकिन यहाँ विधान परिषद नहीं है। अब उत्तर प्रदेश का देखो, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें और 99, तो ये है। आगे गोवा का देखो, गोवा का है, देखो गोवा में 40 है। नॉर्थ ईस्ट का अगर हम देखें तो मिजोरम में 40 है, मेघालय में 60 है, राजस्थान में 200 रहने तो, लेकिन देखो सिक्किम में 32 है। अभी एक था कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए विधान परिषद में सीट, लेकिन यहाँ पे 32 हैं। तो उनकी राज्यों की जनसंख्या 2 लाख की तो पॉपुलेशन है यहाँ पे, और कितना ही लेगा ये तो। और ये 60 हो गए, तो ये थोड़ा हम ध्यान रख सकते हैं। देखो पुदुचेरी की 30 सीटें है। ये विधान सभा की बात हो रही है, हाँ विधान सभा है, विधान परिषद हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो विधान परिषद में 36 ही है, 40 से कम हो गया। तो ठीक है, सिक्किम हो गया, उसमें 32 सीटें। पुदुचेरी में हमारी 30 सीटें हैं, मिजोरम में हमारी 40 सीटें हैं, मेघालय में 60 सीटें हैं। थोड़ा नॉर्थ ईस्ट हम देख के चल सकते हैं। गोवा में 40 सीटें हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। और जो अरुणाचल प्रदेश है उधर 60 सीटें। तो ये कुछ सीटें हैं। आगे चलो, अब हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। विधानसभा का कार्यकाल हमने देखा 5 वर्ष का होता है। अब विधानसभा जो है उसको लोकसभा से बिल्कुल कंपैरिजन करना है। अगर एक भी टॉपिक सही से पढ़ा है तो दूसरा टॉपिक लिंक हो जाता है उसके साथ। किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको भंग कर सकता है। तो हमने देखा था या तो विधानसभा या लोकसभा 5 साल चलती है, नहीं तो उससे पहले भी भंग हो जाती है। प्रोरोगेशन यानी उसको आदेश जो देता है उसका राज्यपाल देता है। विधानसभा में निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष।
लोकसभा में भी सेम थी, 25 वर्ष की आयु चाहिए रहती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम, ये देखो, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 तो होने ही चाहिए और अधिक से अधिक 500 सदस्य होने चाहिए। तो यहाँ पे भी एक लिमिटेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली की। जैसे हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल की देखी, 40 होने चाहिए या फिर 1/3 और विधानसभा होनी चाहिए, ये एक लिमिट है। ऐसी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 500 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये लिमिट पूछ ली जाती है। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो मिनिमम वो है सीमा, वो कितनी है। लेकिन आप देखो, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है। तो इस तरीके से स्टेटों के हिसाब से ये चेंज हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल रिजिड ही हो गया मामला। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव होता है, अधिकार करने का प्राप्त होता है, जो उसकी बैठकों का संचालन करता है। तो अध्यक्ष एक चुना जाता है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन के मतदान नहीं करता, लेकिन जब टाई हो जाता है तो उसका निर्णायक मत होता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो निर्णायक मत याद रखना है। जब कभी अध्यक्ष को किसी पद से हटाने का प्रस्ताव पारित होता है, उस समय सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अगर उस पर कोई इंक्वायरी बैठ गई है अध्यक्ष पे, ये लोकसभा के लिए भी है, अगर इन पे कोई इंक्वायरी बैठ जाती है ना, तो ये उस टाइम पे अध्यक्षता नहीं करते। किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष मान लेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये हम लोकसभा और उसमें भी पढ़ रहे थे। विधानसभा में कोई भी मनी बिल जो होता है वो गवर्नर की असेंट से आएगा, लेकिन वो मनी बिल है कि नहीं इसकी जांच कौन करता है? अब गवर्नर करता है। गवर्नर नहीं, अध्यक्ष करता है। लोकसभा या विधानसभा का अध्यक्ष करता है। सदन की बैठकों के लिए सदन, अब कोरम की बात है तो 1/10 हिस्सा चाहिए ही चाहिए। विधानसभा के अधिकार और क्षेत्र, विधि देखो, विधि निर्माण में सेम है बिल्कुल। ये बस पढ़ लेना एक बार, सेम है बिल्कुल। जैसे हमने वित्तीय अधिकार, कोई धन विधेयक प्रारंभ करने में विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, सेम बिल्कुल सेम है ये, जैसे कि तैसे ही है, कुछ इनमें अंतर नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्ति किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। बस इतनी सी बात है। मुख्यमंत्री की शासन का प्रमुख प्रवक्ता और मंत्रिमंडल अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। जब भी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है, राज्यपाल भी अगर मंत्रिपरिषद से कोई बात करना चाहते हैं, तो बीच में जो लिंक है उनका, वो सीएम है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है, यानी वो बस रबर स्टैंप है। सारा काम कौन करता है? हमारा सीएम करता है। अब बस आगे पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था की वरीयता अनुक्रम, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंस ऑर्डर है हमारे। जैसे हम कहीं पे भी देखते हैं, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक हेड होता है, फिर उसके नीचे एमडी होता है, फिर उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, उनके नीचे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फिर उनके नीचे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी है। तो एक हायरार्की है हमारे उसमें। ऐसे ही बस ये राज्य व्यवस्था के प्रेसिडेंस ऑर्डर है कि कौन किससे ऊपर है। ऐसा कुछ होता नहीं है, रियल में इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें देखना है कि सबसे पहले जो हमारा प्रेसिडेंस ऑर्डर में आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च है, पूरे देश का पहला नागरिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से ऊपर कोई पद नहीं है। दूसरा है उपराष्ट्रपति। तीसरा है हमारा प्रधानमंत्री। चौथा है हमारे राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में। भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो 5 तो याद करके ही चलो। सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री आते हैं, फिर हमारे राज्यों के राज्यपाल आते हैं, और फिर आते भूतपूर्व राष्ट्रपति। मतलब कि ये समझ के चलो कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, गवर्नर हो गए। अब इनके बाद जो प्रेसिडेंट, जो भूतपूर्व है, वो उनकी पोस्ट ज़्यादा बड़ी है अब आगे आने वालों से। बस इतने से ही छोटी है, यानी जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो बहुत पावरफुल है। अब देखो, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। ये जो उप प्रधानमंत्री है ये कोई पोस्ट नहीं है, बस ये बना दी गई थी कि सुचारू रूप से चल सके। जैसे हम देखेंगे, जब जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट आई थी 1952 की जो बनी थी, तब जो उप प्रधानमंत्री थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। तो
मतलब बना लेते हैं ऐसी। जैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई थी तो अडवाणी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो इस तरीके से उप प्रधानमंत्री बनते रहते हैं। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बस ये कहने के लिए एक पोस्ट बना दी गई है, खुद से ही बनाई गई है ये। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख हो, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, ये सिर्फ स्वतः ही ओरिजिनेट की गई है। सारी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खुद ही बना लेते हैं ये लोग भारत के। फिर इन सब को जब हो जाएगा तो छठवें पे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का सभा अध्यक्ष। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और लोकसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, उसकी एकदम सेम पोस्ट है, दोनों के पोजीशन एक है। फिर हम देखेंगे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं वो जो राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे वो, योजना आयोग का उपाध्यक्ष होगा वो, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष के नेता, ये सब एक जगह आते हैं। कौन कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष है तो हमने कर लिया। सातवें पे कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्श आते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री आते हैं, संसद के विपक्ष के नेता आते हैं। सातवें पे आते हैं 7A है भारत रत्न। भारत रत्न से जो सम्मान धारक करते हैं वो आते हैं। तो 7वें नंबर पे जिनको भारत रत्न मिलता है, यानी बहुत बड़ी उपाधि है। फिर हमारे आते हैं राजदूत आते हैं। 9वें पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं। बस हमें इतना ही याद करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना। तो बस इतना याद रखना है, राष्ट्रपति, देन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा सभाध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के विपक्ष के नेता और फिर भारत रत्न के धारक। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अब हम बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध की। केंद्र राज्य संबंध का मतलब है केंद्र और राज्य कैसे एक साथ काम करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख हुआ है। संघवाद की इस प्रणाली में कनाडा से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हमारे यहाँ जो स्टेट और यूनियन का जो रिलेशन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कनाडा का है। तो हमने ये जो लिया है ये कनाडा से लिया है। तो याद रखना कि हमारे जो केंद्र और राज्य के संबंधित है वो कहाँ से इंस्पायर है? कनाडा से। कनाडा के यहाँ जैसा है वैसा ही हमारे यहाँ है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि के सब बाहर रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। इसका क्या मतलब है कि जो यूनियन है और जो स्टेट है उनकी जो कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका है और विधायिका है, या फिर हम कह सकते हैं जो लेजिस्लेटिव है और जो एग्जीक्यूटिव है, दोनों की वो अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम करती है। ये दोनों दखल अंदाजी नहीं कर सकते किसी में। लेकिन जो हमारी जुडिशरी है, जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से भी एक ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट के भी डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट से भी ऊपर है। अब ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट का आपको डिसीजन नहीं है पसंद आ रहा तो आप यूनियन में चले गए, यूनियन की गवर्नमेंट कुछ करेगी, ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव स्टेट की बिल्कुल अलग है। वो जो अपने राज्य के लिए करेगी वो कर सकती है, यूनियन का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जुडिशरी बाध्य होती है, वो एक चेन के तरह चलती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, हमने पहले ही पढ़ा था। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य सरकारी शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये 7वीं अनुसूची याद रखना। इसमें क्या बात आती है? लिस्ट की बात आती है। तो संघ सूची क्या होती है? इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्र विधायिका का है। तो इसमें कुल मिला के 98 विषय हैं, जिसमें से मुख्य देख सकते हैं। देखो, रक्षा का जो क्षेत्र है वो यूनियन का है। विदेशी मामले यूनियन संभालती है। युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणु संधि, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेश व्यापार, रेल एवं वायु जल परिवहन, ये सब कौन संभाल रही? संघ। राज्य सूची वो है जो स्थानीय महत्व के और जिन पर कानून बनने का एकमात्र अधिकार राज्य का है। इसमें जैसे कि देखोगे तुम, जैसे लोक सेवा हो गई, कृषि हो गई, वन हो गई, कारागार हो गया, भू राजस्व हो गया, लोक व्यवस्था हो गई, पुलिस हो गई, लोक स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय शासन हो गया, क्रय विक्रय, सिंचाई, इन सब का अधिकार किसका है? राज्यों के पास है। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें संसद और राज्य दोनों मिलकर अपना
कानून बनाते हैं, लेकिन अगर किसी को प्रेफरेंस दी जाएगी तो वो सेंटर को दी जाती है। इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग है, परिवहन नियोजन आ गया, जनसंख्या नियंत्रण आ गया, समाचार पत्र आ गया, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक योजना। तो ये थोड़ा समवर्ती सूचना याद रखने लायक है। इसमें भी परिवहन नियोजन आ जाता है, जनसंख्या नियंत्रण आ जाता है, और शिक्षा रख देना। एजुकेशन दोनों यूनियन और स्टेट दोनों मिलके काम करती है, आर्थिक और सामाजिक योजना। अवशिष्ट विधायी शक्ति, जिन विषयों को संघ सूची, अब ये आता है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ होती है वो विषय जो ना संघ में है, ना राज्य में है, ना समवर्ती में है। अगर ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हैं तो उनका सीधा कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो हम ये समझ सकते हैं, इनको बोलते हैं रेसिड्यूसरी पावर, रेसिड्यूसरी सब्जेक्ट। जो बच गए हैं इन तीनों लिस्ट से, जो बच गए हैं वो सीधा यूनियन को चले जाते हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए लागू रहता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों तक करा जा सकता है। अब सुनो, राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रीय शासन के समय संसद राज्यों की सूची पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। अब ये ना कंडीशन दी है, कंडीशन किस चीज़ की दी है कि कब जो यूनियन होगी वो स्टेट लिस्ट में स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उन पे कानून बना सकती है। तो ये कब होगा? तो ये कैसे होगा? पहली कंडीशन है कि अगर जैसे राज्य हैं और 2 राज्य हैं, एक राज्य कोई फ़र्क नहीं पड़ता या राज्यों हैं, तो अगर इनको ऐसा लगता है कि ये कोई स्टेट सब्जेक्ट है और हम इस पे कानून नहीं बना पा रहे, हम चाह रहे हैं कि यूनियन इस पे कानून बनाए, तो वो अपनी विधानसभा में क्या करते हैं? बहुमत पास करते हैं। जैसे वो बहुमत पास करते हैं तो वो जो सब्जेक्ट का लिस्ट होता है वो सीधा यूनियन के पास चला जाता है या संसद के पास चला जाता है और संसद उस पर कानून बना देता है। कानून बना के वो जो कानून है वो 1 साल तक प्रभावी रहता है, मतलब उस स्टेट में लागू रहेगा, और 1 साल के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्टेट चाहता है कि ये जो कानून यूनियन ने बनाया है ये जारी रखे, तो वो दोबारा इसी जो इन्होंने लॉ बना के भेजा होता है उसी को दोबारा पास कर देते हैं। तो एक तो कंडीशन ये है जिसमें यूनियन बना सकता है कानून। दूसरा होता है अगर राष्ट्रपति कानून लग जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए। राष्ट्रपति शासन का मतलब है प्रेसिडेंसी लग जाए, प्रेसिडेंसी रूल लग जाए। उस टाइम पे पूरी तरीके से राष्ट्रपति के अंडर आ जाता है स्टेट। तो राष्ट्रपति के अंडर आने का मतलब है कि यूनियन के अंडर आ गया, तो संसद उस पर कानून बनाना शुरू कर देती है। और राष्ट्रीय आपात या फिर राष्ट्रपति शासन के जब भी लगता है तब कर देती है। तो ये है, राज्य अगर बोले कि आप बना दो तो बहुमत से वो पास कर दे विधानसभा में, विधानसभा चला जाता है फिर संसद को और संसद उस पर कानून बना देती है। लेकिन हमें याद रखना है कि वो जो कानून है वो केवल 1 वर्ष तक के लिए लागू रहता है। उसके बाद उसको बार बार अगर पास करना है तो विधानसभा पास कर सकती है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत, तो संघ को कहाँ से पैसा मिलता है? निगम कर से, सीमा शुल्क से, निर्यात से, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर, विदेशी ऋण से, रेल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शेयर बाजार। राज्यों के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पे कर, पशुओं तथा नौकायान पे कर, विक्रय, वाहनों की पूंजी। स्टेट में जितने भी चीज़ें होती है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए हैं। सबसे पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय आयोग, सरकारीय कमीशन। बस सरकारीय कमीशन याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकारीय कमीशन ये पूछते हैं कि सरकारीय कमीशन क्यों बनाई गई? सरकारीय कमीशन बनाई गई है स्टेट और यूनियन के जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो सके, उन पे कुछ कुछ सजेशन देता है, रिकमेंडेशन देता है अपनी रिपोर्ट में। तो ये देखो, सरकारी कमीशन का जो गठन हुआ है वो 1983 में किया गया और 1600 पृष्ठ वाली रिपोर्ट है जो 1987 में केंद्र सरकार को सौंप दी गई। तो 1983 में ये बनी और 1987 में इसको रिपोर्ट जो भी थी वो सरकार को सौंप दी गई। सरकार का कुछ नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो यही थे, इन्होंने ही इस पे काम किया और फिर यूनियन को दे दी लिस्ट, जो भी रिपोर्ट थी। अब हम पढ़ते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 याद रखने वाली चीज़ है। 263 की बात हो रही है यहाँ पे, के अंतर्गत राज्य, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 1990 को ही याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि 1990 से ये शुरू हुई है कार्रवाई। प्रधानमंत्री तथा उनके अन्य मनोनीत कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री होता है, इसमें 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। सभी राज्यों में संघ सरकारों के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रत्येक बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और परिषद के बैठक की आवश्यकता कम से कम 10 सदस्य आवश्यक है। तो हमें ये याद रखना है कि आर्टिकल 263 जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है। पहली बार ये कब बनी? 1990 में। इसका जो हेड है वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ 6 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। 6 कैबिनेट मिनिस्टर तो होते ही होते हैं, साथ में राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, और जो एडमिन होते हैं वो होते हैं। ये क्यों बनाई गई है? ताकि जो कोई भी अगर इशू आ रहा है यूनियन के बीच में, स्टेट्स के बीच में, तो सारे स्टेटों के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री सामने बैठे हैं, तो वो आपस में डिस्कशन करें और जो भी मामला है उसको सुलझाएं। योजना आयोग इम्पोर्टेंट है। योजना आयोग भारत में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, याद रखना। 1950 को ये गठित की गई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। तो ये याद रखना, ये जो योजना आयोग थी ये 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू करी थी। योजना आयोग कुछ नहीं है, जो 5 ईयर प्लान था, जो 5 ईयर प्लान जो हम 5वीं वर्ष की योजना जो थी वो जो प्रधानमंत्री ने ख़त्म कर दिया आके मोदी जी ने। तो इससे पहले ये पंचवर्षीय यही चलती थी योजना। तो इसको जो बनाने का काम होता था ये योजना आयोग का होता था। तो योजना आयोग जो थी उसमें सारे प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, सब बैठ के विमर्श करके एक योजना बनाते थे। अब ये जो योजना आयोग है ये कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं मिलता। ये ना सरकार ने स्वतः ही बनाई थी, संसद ने नहीं, कैबिनेट ने मिलके बनाई है। कैबिनेट ने यानी खुद के ही कुछ मंत्रियों ने मिलके योजना बना दी थी, ये योजना आयोग बना दिया था। और वही योजना आयोग आज कन्वर्ट होकर नीति आयोग बन गया है, ये याद रखना है। नीति आयोग 2015 में ये नीति आयोग ही योजना आयोग है जो कन्वर्ट होकर आ चुका है। लेकिन अब ये जैसे ये जो थी ये टॉप टू बॉटम काम कर रही थी, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, यानी प्रधानमंत्री फिर सीएम ये वो। अब ये जो नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप काम करती है, मतलब सबसे पहले वो नीचे स्तर के लोगों को जोड़ती है, फिर ऊपर 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 करके बढ़ती रहती है। तो आज ये नीति आयोग है, 1950 में ये योजना आयोग थी, कोई संवैधानिक नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है जो एग्जीक्यूटिव खुद बनाती है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका कौन है? सरकार है। सरकार जो खुद अपने डिसीजन पे बनाती है उसको कहते हैं, इसमें संसद का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई, याद रखना। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, बस ये याद रख लेना। 1952 में बनाई गई। सभी मुख्यमंत्री ये सब बैठते हैं इसमें। वित्त आयोग इज फाइनेंस कमीशन। इसका आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ये, 280 में इसका दिया गया है। वित्त आयोग का जो गठन है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य की नियुक्ति करता है। तो याद रखना है हमें कि फाइनेंस कमीशन में एक तो इसका चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, तो कुल मिला के 5 सदस्य होते हैं फाइनेंस कमीशन में। एक अध्यक्ष होता है हमारा और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और वित्त आयोग का जो भारतीय संविधान के ठीक है। सबसे पहले बस इतना याद रख लेना
कि ये जो नियोगी है, ये बहुत एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि जो पहले जो थे फाइनेंस कमीशन के हेड वो कौन थे? नियोगी। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग पब्लिक कमीशन है ये अपना। तो यूपीएससी, एसपीएससी, स्टेट पीएससी जो हैं और जो यूपीएससी है वगैरह जो है उनकी बात की कर रहा है। भारत के सन 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश पे की थी। याद रखना 1919 का अधिनियम आया था जो, उसके अंदर सबसे पहले लोक सेवा आयोग की बात की गई थी। 1926 में सबसे पहले एक लोक आयोग बन के तैयार हो गया था। तो कौन सा एक्ट था ये? 1990 का एक्ट था, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और 1926 में लोक सेवा आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो ये वाली चीज़ एक हो जाती है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी यूपीएससी और यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं और उनके जो सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। जो इसकी ये जो संख्या घटती बढ़ती रहती है, इसकी जो डिसीजन मेकर है वो राष्ट्रपति नहीं है, इनडायरेक्टली संसद ही है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि यह 6 वर्ष के अंदर 65 की आयु पूरी कर लेते हैं तो इनके पद से मुक्ति हो जाती है। तो हमें याद रखना है कि इनका कितना है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और 65 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। राज्य लोक सेवा आयोग, अब यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, यानी एसपीएससी की बात हो रही है। के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल कर रहा है। तो इनको कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। लेकिन इनको हटाने का अधिकार राज्यपाल का नहीं होता बल्कि प्रेसिडेंट का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत अच्छे से इसको रट लेना कि जो हमारे एसपीएससी के जो हमारे चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं इनको लगाता तो राज्यपाल है, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार किसका है? प्रेसिडेंट का। ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो इसको बहुत अच्छे से एकदम घोट के पी लेना कि राज्यपाल इन्हें नहीं हटाता बल्कि प्रेसिडेंट इनको हटाता है। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष 62 ईयर्स का होता है। जो यूपीएससी है उसका 6 वर्ष 65 है, इनका 6 वर्ष 62 है। इन दोनों में जो पहले पूरा कर लेता है इसका है, परंतु कार्यकाल के बीच उत्तर में लगे। ठीक है, बस इतना ठीक है। निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। निर्वाचन आयोग का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन। कौन सा भाग है? भाग 15 है और 324 से 329 के बीच में इसका आर्टिकल है। 324 से 329 में निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य न्यायाधीश, आयुक्त एवं अन्य नियुक्ति से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष 6 ईयर्स 65 का है। और जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य मतलब सीईसी जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, वो 6 वर्ष 65 है। लेकिन जो अन्य ईसी हैं, इलेक्शन कमिश्नर है, उनका जो एज है वो 6 ईयर्स और 62 ईयर्स है। जैसे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं, एसपीएससी और यूपीएससी का है, ऐसी सेम इनका है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है। पहले जो चुनाव आयोग था उसमें केवल 1 सदस्य होता था, लेकिन 1993 में ये 3 सदस्य बना दिया गया। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या होते हैं? चुनाव क्षेत्रों का परिसर, मतदाता सूची को तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। ये इम्पोर्टेंट है कि ये बताना कि कौन सी पार्टी मान्य है, कौन सी पार्टी राजनीतिक दल है। तो ये सब भी डिसीजन इलेक्शन कमीशन के। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ये जो कांग्रेस का हाथ है, बीजेपी का कमल है, ये जो इनको सिंबल दिए हैं ये किसने दिए? इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं। चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। तो आयोग की स्वतंत्रता के लिए, अब क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है और हम देखते भी हैं कि बहुत बार न्यूज़ों में आता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वोट चोरी हो गई है या इलेक्शन कमीशन गलत तरीके से वोट करवा रहा है। तो किसी भी झांसे में ना आए, तो इसको पूरी पावर दो अपनी
तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, सबसे पहली बात तो यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस पे जो महाभियोग लगाया जाता है, जैसी प्रक्रिया जैसे सुप्रीम कोर्ट की जज की होगी, सेम ऐसी होगी। इसकी का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान है। जैसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ऐसा ही सीईसी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर जो दर्जा दिया गया है। इसकी जो भी हटाने की प्रक्रिया, लगाने की प्रक्रिया बिल्कुल सीजीआई की तरह है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें कभी मतलब एक बार उनका अपॉइंटमेंट हो गया तो उनको जो भी मुनाफे दिए जा रहे हैं, जो भी उन्हें लाभ दिए जा रहे हैं ना, उनको बढ़ा तो सकते हैं, घटा नहीं सकते। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त वेतन भारत के संचय निधि से दिए जाते हैं, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। हमारे यहाँ जैसे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जैसे भारतीय जनता पार्टी कमल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय साम्यवादी दल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, तो ये सारी हैं। तो कुल मिला के अभी हमारे यहाँ 7 पार्टीज़ हैं जो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इसकी भी शर्तें होती हैं कि कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है और कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है। तो वो जो शर्तें मान लेता है उसको कर देते। देखो जैसे राष्ट्रीय दल दर्जा करने के लिए आवश्यक शर्तें, अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी है वो कैसे पता चलेगा? नेशनल पार्टी है, लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे लोकसभा और जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है 4 से ज़्यादा राज्य में अगर इन्हें 6% वोट मिल जाते हैं तो इनको माना जाएगा कि ये एक राष्ट्र पार्टी बन चुके हैं। दूसरा, इनको इसके अलावा इन्हें किसी एक राज्य अथवा राज्यों में विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी। तो 2 या 4 से ज़्यादा राज्यों में कम से कम इनको 4 सीटें मिले, लोकसभा में 2% सीटें मिले, या कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल, या ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। तो 2% वोट इनको लोकसभा में मिले हो और लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्हें सीट्स मिली हो। तो ऐसी कुछ कंडीशंस है, ये हमें याद बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय दल अगर बन रहा है तो उसके लिए वो कोई कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ऐसी है। अभी एक नेशनल पीपल्स पार्टी आई है, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। अब इसको ना नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज कर दिया है कि ये नेशनल पार्टी हो गई है। क्यों ये नेशनल पार्टी हुई? ये 7वीं पार्टी बनी है पूरे देश की, क्योंकि इसने 4 से ज़्यादा स्टेट में अपनी पहचान दर्ज करवा ली है। मतलब वोट जो हैं इसके सेटिस्फैक्ट्री 4 से ज़्यादा स्टेट्स में हो चुकी है, इसलिए इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दे तो वो राष्ट्र पार्टी हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे, ये क्षेत्रीय दल हैं, पढ़ लेना, कुछ नहीं है इनमें। परिसीमन आयोग का मतलब है कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया। अनुच्छेद 82 में इसकी व्याख्या की गई है, तो ये याद रखना, अनुच्छेद 82, आर्टिकल 82, बस इतना बहुत है। इलेक्शन से रिलेटेड है, ये सीटों वीटों से रिलेटेड है। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि 2001 के हिसाब से सीटें बढ़ती हुई हैं अभी तक, और 2026 में इलेक्शन होंगे। 82 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 86, तो उसी के अनुसार है, बस ख़त्म है, और तो कुछ नहीं है। हाँ, ये याद रखना, गठित की गई 4 परिसमन आयोग, पहली जो थी 52 में थी, देन 62, देन 73, देन 2002, उसके बाद अभी तक बनी नहीं है, अब 2026 में बनेगी। 52, 62, 73, 2002। अब बात करते हैं राजभाषा की। भाग 17 अनुच्छेद 343, याद रखना, भाग 17 अनुच्छेद 343 में हमारी राजभाषा की बात की गई। राजभाषा याद रखना, राष्ट्रभाषा नहीं लिखा है इन्होंने, राजभाषा लिखा है, तो दोनों में अंतर है। भारत संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा के अनुसार कुछ करने बस इतना याद रखना कि राजभाषा की जो प्रचार करना है, इसका प्रसार करना है, उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। और इसी के चलते इन्होंने कुछ कमेटीज़ बनाई थी। तो जो प्रथम राजभाषा आयोग बना है वो श्री बीजे खरे,
1955 में एक कमेटी बनी जिन्होंने इनको बस इतना काम दिया गया था कि आप मुझे सजेशन दो कि कैसे भाषा का प्रचलन किया जाए, कैसे बनाया जाए इनको। तो इस तरीके से बस इतना याद रखना, एक कमेटी बनाई थी 1955 में विजय खरे के नाम से, जो कि प्रथम राजभाषा आयोग था। और इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है। हमारे यहाँ कुल मिला के 22 राजभाषा हैं, तो ये याद रखना, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बूढ़ो। 1967 संविधान 21 हुआ जिसमें सिंधी जोड़ी गई। 1992 के 71 संविधान संशोधन से मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ी गई। और 92 में 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो लैंग्वेज जोड़ी गई। राजभाषा की भाषा संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वो 8वीं अनुसूची में से अन्विष्ट भाषाओं में से किसी एक को अधिकार सरकारी कार्यों के लिए राज्य की कर सकती है। उच्चतम और उच्च न्यायालय विधानमंडल की भाषा प्रावधान किया गया है। जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अथवा प्रावधान ना किया जाए तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे। अब थोड़ा इसका मतलब समझ लो। ये जो 22 भाषा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं कि 22 भाषाएं हमारे यहाँ संवैधानिक तौर पे, तो इसमें क्या है, इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे विधान सभा है वो किसी भी स्टेट में पारित कर दे सिंपल मेजॉरिटी से कि हम इस भाषा को अपनी राजभाषा बनाना चाहते हैं। जैसे यूपी की राजभाषा है हिंदी, जो हरियाणा है उसकी राजभाषा है हिंदी, राजस्थान है उसकी राजभाषा है हिंदी, जो सदर्न स्टेट जितने भी ज़्यादातर मिलेंगे वो अपनी नेटिव लैंग्वेज, जैसे तेलुगु आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है, तमिलनाडु की लैंग्वेज है, मलयालम केरला की लैंग्वेज है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स देखेंगे उनकी जो राजभाषा है वो मेनली इंग्लिश में ही मिलेगी। इंग्लिश वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब इंग्लिश मेजॉरिटी हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट है मेनली ये यूपी एमपी वाले एरिया हैं, ये हिंदी को अपना राजभाषा कहते हैं। जो सदर्न स्टेट है वो अपनी पर्सनल जो उनकी लैंग्वेज है उनको कहते हैं। लेकिन ये सब अपनी लैंग्वेज चुन सकते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया, प्लस जितने भी विधानसभा है और जितनी भी संसद है, संसद तो एक ही है, जितनी भी विधानसभा वगैरह है, इनका जो सारे डिसीज़न होते हैं या जो भी काम होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। क्यों इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं भाई? क्योंकि ये ब्रिटिश काल से चला आ रहा है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो चेंज ही नहीं किया है। चेंज करना चाहिए, अब धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। जैसे अब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी डिसीज़न देते हैं, देखना कभी वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं। जितने भी विधानसभा और संसद जो भी अपना कानून पारित करती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी होते हैं। वो हिंदी में भी देती है लेकिन उनको ऑफिशियली जो वो जारी करती है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में करती है, क्योंकि ये पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। बस ये बताया गया है। अब बात करेंगे आपात उपबंध की। आपात की हम पहले ही बात कर चुके हैं। राष्ट्रीय आपात आएगी 352, राष्ट्रीय शासन 356 है और वित्तीय है 360। ये हम पहले भी देख चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल्स याद करना, तो ये आर्टिकल्स याद कर लो। तो आर्टिकल 350 कब लगाया जाता है? या तो युद्ध की स्थिति हो या कोई बाहर से आक्रमण कर दे या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ये राष्ट्रपति है वो करता है, लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे करता है। ये हमने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी के टाइम में कैसे इमरजेंसी का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ, इसलिए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 आया, जिसमें जो राष्ट्रपति है वो बिना मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश के बिना इमरजेंसी लागू नहीं कर सकता। उसको लिखित में चाहिए कैबिनेट के द्वारा, पीएम नहीं, कैबिनेट के द्वारा लिखा हुआ चाहिए। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नागत किया जा सकता है, यानी जुडिशियल रिव्यू। जैसे राष्ट्रीय आपात लगा दिया, इंदिरा गांधी के टाइम में उन्होंने ये रूल किया था कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको नहीं ले जा सकते कि क्यों किया था, क्वेश्चन नहीं पूछा जा, कर दिया तो कर दिया। तो लेकिन ये जो मंत्रिपरिषद का ये लिखित सिफारिश है, इसको जुडिशरी के पास ले जाया जा सकता है, उनसे प्रश्न किया जा सकता है कि क्यों लगाया राष्ट्रपति आपात, भले लगा दिया लेकिन क्यों लगाया, ये पूछा जा सकता है जुडिशरी। 44 संशोधन के द्वारा 350 अधिघोषणा संपूर्ण
भारत में या उसके किसी एक भाग में की जा सकती है। ऐसा होता है कि बाहर से आक्रमण हो रहा है, लेकिन वो क्या है, ऐसा समझ लो जैसे JNK पे आक्रमण हुआ, बाहर से पाकिस्तान ने किया, इमरजेंसी लग गई देश में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश में इमरजेंसी लगे। बस JNK में इमरजेंसी लगेगी और उसके आसपास वाले राज्यों में भी इमरजेंसी लग सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश को अफेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये कि या तो पूरे देश में इमरजेंसी भी लग सकती है या फिर किसी भाग में भी इमरजेंसी लग सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जा सकती, अपितु तो वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। तो ये याद रखना है हमें कि जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो जो यूनियन होता है तो यूनियन के अंडर आ जाता है स्टेट भंग नहीं होता, लेकिन यूनियन के अंडर आ जाता है। राष्ट्रपति द्वारा दी गई आपात की घोषणा 1 मई का प्रवर्तक में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद में 2/3 बहुमत से अनुमोदित किया जा सकता है तो वह 6 माह तक प्रवर्तक रहती है। संसद इसे पुनः एक बार फिर 6 महीने तक बढ़ा सकती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद ये सब चीज़ें आई हैं कि जो आपात की घोषणा की जाती है उसके लिए 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए, और जैसे ही 2/3 की मेजॉरिटी मिलती है तो 6 महीने तक इमरजेंसी लागू हो जाती है। जैसे ही 6 महीने तक लागू हुई और 6 महीने कंप्लीट हुए, फिर से ये चीज़ उधर जाती है, संसद में चली जाती है कि फिर से इनको मेजॉरिटी में पास करना पड़ता है और फिर से वो 6 महीने के लिए आगे बढ़ जाती है। तो ये किस लिए किया गया, ताकि गलत इस्तेमाल ना हो इमरजेंसी का। हर 6 महीने में रिव्यू हो कि अब इमरजेंसी ख़त्म कर दे, अब इमरजेंसी ख़त्म कर दे, नहीं तो बढ़ाते ही चले जाओ। यदि आपात की घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात घोषणा किया जाता हो, तो लोकसभा का प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 5 साल सरकार के पूरे हो गए, 5 साल सरकार के पूरे हो गए और तुरंत इमरजेंसी लग गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि नई सरकार बन गई, अगर नई सरकार बन गई है तो वो अगले 30 दिन के अंदर डिसीज़न ले लेती है कि अब हमें ये इमरजेंसी चाहिए भी कि नहीं चाहिए। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव करती है तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। तो हम अगर इमरजेंसी को शुरू करना है तो 2/3 का बहुमत चाहिए, लेकिन अगर इसे ख़त्म करना है तो सामान्य बहुमत, यानी कि मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत, आधे लोग भी कह दे कि हाँ भाई ख़त्म करो इसको, तो ख़त्म हो जाती है। मतलब इसको ख़त्म करना ईजी है लेकिन इसको लगाना मुश्किल है। इम्पोर्टेंट, आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तथा आयोजित किया जाता है जब लोकसभा के कुल सदस्य 1/10 द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तब सत्र चल रहा हो जब तक सत्र ने 14 दिन के अंदर, तो जब ये लगाया जाता है तो उसके 14 दिन के अंदर क्या देना पड़ता है, एक सूचना देनी पड़ती है लोकसभा को इसके रिगार्डिंग। इसकी क्या उद्घोषणा के प्रभाव देखो, जब कभी अंतर्गत काल की तो इसके द्वारा राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन आ जाती है। ये हमने देखा, स्टेट पूरी तरीके से यूनियन के अंडर आ जाता है। संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता स्थगित हो जाती है। ये याद रखना कि आर्टिकल जैसी ही इमरजेंसी लागू होती है, आर्टिकल 19 तुरंत ख़त्म हो जाता है, लागू नहीं रहता। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो संविधान के अनुच्छेद 20-21 में उल्लिखित अधिकारों को क्रियान्वयन शरण लेने का अधिकार को स्थगित कर दे। राष्ट्रपति जो है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो 20-21 को ख़त्म नहीं कर सकता। ये बात हमें हमेशा दिमाग में रखती है कि हमारा राइट टू प्राइवेसी और हमारा न्यायपालिका जाने का अधिकार जो होता है वो हमारे पास हमेशा है, चाहे इमरजेंसी ही क्यों ना लग गई हो देश में। आर्टिकल 352 के अधीन भ्राय आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा जो थी वो 26 अक्टूबर 1962 को लगी, जब चाइना ने वॉर कर दिया था, और 68 को वापस ले ली। दूसरी बार 71 में लगा जब पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया था ऊपर,
और 75 में एक लगी है जिसको इंदिरा गांधी ने लगाया था। दूसरी और तीसरी जो थी इमरजेंसी वो 77 में वापस ले ली गई। तो हमें ये देखना है कि 71 में जब पाकिस्तान ने इंडिया पे वॉर किया तो ये जो इमरजेंसी थी ये 75 तक चलती रही, 4 साल तक लगातार चल रही है, 5वें साल भी चल रही है। तो एक इमरजेंसी चल रही है तो कोई न्यू इन्होंने रेजोल्यूशन नहीं लिया, मतलब एक और इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी ने और ये दोनों इमरजेंसियाँ एक साथ 77 में ख़त्म हुई। तो ये ध्यान रखना है हमें। आगे है राज्य में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। आर्टिकल 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र नहीं चल रहा, मनमानी तौर से राज्य काम कर रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति पूरा जो राज्य होता है अपने अंडर ले लेता है। 2 मास, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मास मिनिमम इसमें लगी, 2 मास तो रहती है, 2 मंथ की इमरजेंसी लग जाए। ऐसे ही प्रेसिडेंट रूल लगा 2 महीने के लिए तो लगेगा ही लगेगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 3 साल तक हो सकता है, 3 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, उससे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता किसी भी स्टेट में। सर्वप्रथम जो पंजाब राज्य था उसमें 356 का उपयोग किया गया और आज से अभी तक बहुत बार इसका बेमतलब यूज़ किया गया है। वित्तीय जो है वो 360 में दी गई है, राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है जब यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति में जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थायित्व को खतरा है। वित्तीय घोषणा 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों को रहना और उनकी स्वीकृति प्राप्त है, मतलब 2 महीनों के अंदर, 2 महीने तो रहती, 2 महीनों में पास करना ज़रूरी होता है। वित्तीय घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा और विघटन या 2 महीने, ये ठीक है। ठीक है, वित्तीय आपात का प्रभाव क्या रहता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्यों के अधिकारों के वेतन में कमी कर दी जाती है, उनकी सैलरी काट देते हैं। राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्तीय विधेयक उसकी स्वीकृति के विधानसभा में प्रस्तुत किए गए। राष्ट्रपति और धन संबंधी, मतलब राष्ट्रपति पूरी तरीके से ले लेता है उसको अंडर में और जो भी सैलरी होती है वो कटना शुरू हो जाती है लोगों की। ये थोड़ा याद रखना, ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, टेबल इवन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी। कौन कौन सी देखो, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाता है, मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति, राज्यपाल की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता क्योंकि वो ऑलरेडी जब लोकसभा की सदस्यों की ले रहा होता है तब वो ऑलरेडी शपथ ले चुका होता है, इसलिए वो दोबारा से शपथ नहीं लेता है जब वो अध्यक्ष चुना जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है। अब त्याग किसको देता है, राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राज्यपाल राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है राज्यपाल को। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है, और लोकसभा का अध्यक्ष रिजाइन किसको देता है, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, ये तो हमें पता होगा। राष्ट्रीय सिंबल कौन सा है भारत का, भारत का राष्ट्र प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950, इसकी डेट याद रखना कब स्वीकृति दी थी, 26 जनवरी 1950 को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा गया है, मुंडकोपनिषद में से लिखा गया है सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में। नीलगिरी राष्ट्रीय, बस इतना बहुत है। राष्ट्रीय फ्लैग, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें 3 पट्टियाँ हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। सफ़ेद जो भी है इसका जो अनुपात है वो 3:2 होता है, 3 जो लेंथ होती है और 2 ब्रेथ होती है। ये अनुपात याद रखना, 2/3 भी दे देते हैं कई एग्ज़ाम में, तो ये 3/2 है। ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जो झंडा है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जनवरी राष्ट्रीय गान देखो, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, याद रखो। इसकी जो अवधि है वो कितनी है, 52 सेकंड्स है।
तथा संक्षिप्त में ये 20 सेकंड में गाया जाता है। इसको सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था और कलकत्ता अधिवेशन था, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विश्व नारायण दत्त। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक में प्रकाशित किया था। ये इम्पोर्टेंट है सारा। किसने? 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता में प्रकाशित किया था, जिसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। राष्ट्रगीत की बात करते हैं। राष्ट्रगीत जो था वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसमें जो अधिवेशन था ये अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी ने किया था। 1896 में इसको गाया गया था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री में रहमतुल्लाह सियानी ने किया था। भारत संसद के जनगण मन और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, हाँ ये भी याद रखना, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। ये साका ईरा है। शक संवत हमारा नेशनल कैलेंडर है, जो सामान्यतः 21 मार्च को हमारा एक नया वर्ष शुरू होता है और 21 मार्च को ख़त्म होता है, 22 से शुरू होता है, ऐसा समझो। तो हमारा जो न्यू ईयर है वो 21-22 का माना जाता है। ये 1 जनवरी नहीं माना जाता, ये विदेशों का है। राष्ट्र पुष्प जो है हमारा वो पुष्प कमल है, जिसको नेलम्बो कहते हैं। पक्षी कौन सा है हमारा? मयूर है, जिसको प्रोवोक्रेटिस कहते हैं। पशु जो है वो बाघ है, पैथेरा टाइग्रिस कहते हैं। फल जो है वो मैग्रेटा इंडिका है। वृक्ष है वो कौन सा है? बरगद का है। जलीय जीव डॉल्फिन है, याद रखना। संसद की वित्तीय समितियाँ, तो ये वित्तीय समितियाँ तो वैसे इम्पोर्टेंट है भाई। प्राक्कलन समिति है, लोकलेखा समिति है, और चलो ठीक है, प्राक्कलन समिति देख लेते हैं। संसद की वित्तीय समितियाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल कमिटीज़ जो होती हैं वो ये देखती हैं कि संसद जो कमिटी जो जैसे सीएजी जो होता है, कल सीएजी की हम बात कर रहे थे कि वो फाइनेंस देखता है गवर्नमेंट का पूरा। तो ये जो सीएजी की जो रिपोर्ट होती है वो जब संसद में जाती है तो कुछ कमिटीज़ होती हैं जो उस पर ना देखती हैं उस रिपोर्ट को। तो उनमें से जो सबसे पहली समिति है वो प्राक्कलन समिति। ये जो समिति है इसमें सिर्फ क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें सदस्य पूछे जाते हैं। तो इसमें लोकसभा के 3 सदस्य होंगे, मतलब लोकसभा के में जितने भी लोग हैं उनमें से 30 सदस्य इसके मेंबर हो जाते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जा सकता, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते। समिति जो बस इसमें और कुछ नहीं है। इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। एक वर्ष में ये चेंज होते रहते हैं। इस समिति खर्च को कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषय होते हैं। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती, परंतु ये समिति अपना कार्य करती है, ठीक है। दूसरी होती है लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति जो होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से जो 15 सदस्य होते हैं वो तो लोकसभा के होते हैं, जबकि 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। तो ये जो सदस्य हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। जो पहली लोकलेखा समिति है वो 1967 में बनी थी, और इसमें जो अध्यक्ष होता है नॉर्मली विपक्ष का होता है। वो ये कोई कंपलसरी नहीं है, बट यस जो इसका अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का होगा, ठीक है। लोकलेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों के ये भी 1 साल के लिए होती है। जितनी भी समितियाँ होती है 1 साल के लिए होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। लोकलेखा समिति के कार्य क्या होते हैं? ये समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच करता है। इंपॉर्टेंट है। सीएजी क्या करता है? इनके साथ देता है। भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोजन करना, सरकार द्वारा दी गई धनराशि के अंतर्गत धनराशि का व्यय किया हुआ तो समिति उन परिस्थितियों की जाँच करती है। समिति वित्तीय मामलों का संचालन करती है। राष्ट्रीय उपक्रमों की सहमति, अब ये तीसरी कमेटी है। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 लोकसभा के। ये जो हमारी प्राक्कलन कमेटी है, प्राक्कलन कमेटी या फिर इसको कहते हैं एस्टीमेट कमेटी जो है,
ये जो एस्टीमेट कमेटी ये केवल इकलौती ऐसी कमेटी है जिसमें सिर्फ लोकसभा है, बाकी सब में 22 सदस्य मिलेंगे और 15 लोकसभा के होंगे और 7 राज्यसभा के होंगे। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। इसमें जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो चुन के भेजता है। इस सदस्य के कार्य क्या क्या होते हैं? प्रतिवेदन लिखाओं की नियंत्रण करना, जांच करना, मतलब वही है, कार्य कोई नहीं पूछता है। और ये सारे मत पढ़ना, ये आते नहीं हैं, ये सिर्फ यूपीएससी वगैरह जो आते हैं एग्ज़ाम होते हैं उनमें ही आते ज़्यादा। अब बात करते हैं पंचायती राज की। पंचायती राज का शुभारंभ जो किया वो 2 अक्टूबर 1959 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के शहर नागौर ज़िले में किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, डेट भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ किया ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राज्य के नागौर ज़िले में इसका सबसे पहले पंचायती राज लाया गया। फिर 73 जो संशोधन है इसका आर्टिकल 243 जोड़ा गया इसमें, ये देखना। और अनुसूची 11 थी, अनुसूची कौन सी थी? 11 थी। और 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। 73 संशोधन की मुख्य बातें क्या क्या थी ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो